गुड मॉर्निंग क्लास। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में डिस्कस किया था, उसका पूरा चार्ट बना के दिखाया था मैंने, ठीक है। उसके बाद हम लोग हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फिर क्लास हम लोगों ने कंक्लूड कर दी थी, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ, हैबिटेट का डेफिनेशन लिखा था, ठीक है। चलो तो हैबिटेट के बाद में हम लोग नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जो कि है माइक्रो हैबिटेट एंड नीश, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। माइक्रो हैबिटेट जो है वो हैबिटेट का ही सब सेक्शन या सब पार्ट उसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक बड़े हैबिटेट के अंदर में छोटे छोटे और भी सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जो कि कुल मिलाकर के एक हैबिटेट को बनाते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट को बनाने वाले जो छोटे सिस्टम्स होते हैं उसको अपन माइक्रो हैबिटेट बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम का ही एग्जांपल लें, ठीक है, पॉन्ड के हैबिटेट का ही एग्जांपल लें, तो पॉन्ड में नीचे मिट्टी होती है, ठीक है। मिट्टी के बाद इसमें कुछ प्लांटेशन वगैरह होता है, किसी भी टाइप का एक्वेटिक प्लांट जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर बीच के जोन में जो है छोटे फिशेस प्रेजेंट रहते हैं, ऊपर के जोन में जो है बड़े फिशेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉन्ड का हैबिटेट है ये भी अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड रहता है। जैसे बड़ी मछली जो है वो कभी भी ज़्यादा जो पॉन्ड का बेस है उस तरफ नहीं जाती, बड़ी मछली जो है वो ज़्यादातर ऊपर के तरफ ही रहती है पानी में, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग प्लांट इसके बारे में बात करें, पॉन्ड के बेस के बारे में बात करें, पॉन्ड के बेस में मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, वो भी अपने आसपास के बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के साथ में इंटरैक्ट कर रहे होंगे, तो ये एक सब जोन बन जाता है। उसके बाद फिर इस मिट्टी में लगे हुए जो भी प्लांटेशंस होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनका एक जोन बन जाता है, ठीक है। अब इसी बीच में छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो छोटी मछलियाँ ज़्यादातर बीच के जोन में क्यों रहती हैं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन यहीं पर होता है, तो उसको कंज्यूम करने के लिए छोटी मछली यहाँ बीच में रहेगी, ठीक है। और बड़ी मछलियाँ जो है वो ऊपर की तरफ रहेंगी, क्योंकि उनको बीच बीच में सरफेस पे आना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है, उनको लाइट की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बड़ी मछलियाँ ऊपर की तरफ रहती हैं। तो एक ही हैबिटेट में जब अलग अलग सब सेक्शंस डिवाइडेड हों, ठीक है, तब उसको हम लोग माइक्रो हैबिटेट कहते हैं। और ये सारे माइक्रो हैबिटेट्स जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब कहीं जाकर के एक हैबिटेट बनता है, ठीक है। माइक्रो हैबिटेट का डेफिनेशन लिख लो। Abiotic and biotic components, abiotic and biotic components of a habitat, abiotic and biotic components of a habitat show numerous variations, and combinations, numerous variations and combinations, full stop. It results in the formation of several microhabitats. Full stop. It is a subdivision of habitat. It is a subdivision of habitat which has its own distinct type of conditions, which has its own distinct
type of conditions and organisms. ठीक है, इसके बाद अगले टर्म पे आते हैं हम लोग नीश। ठीक है, नीश क्या होता है? नीश जो है वो भी हैबिटेट का ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन नीश बनता कब है? जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, किसी भी हैबिटेट में रहता है, ठीक है, तो उस हैबिटेट में जो भी कंडीशंस, चाहे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, चाहे बायोटिक कंपोनेंट्स है, वेदर कंडीशंस वगैरह वगैरह चीज़ें जो भी उस हैबिटेट का पार्ट हैं, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म का कुछ लिमिट होगा, कोई रेंज होगा कि भाई मैं इतने लिमिट ऑफ कंडीशंस को मैं टॉलरेट कर सकता हूँ या इतने रेंज ऑफ कंडीशंस को मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी हैबिटेट में रहता है तो उसके आसपास के सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि जिनको वो इजीली टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे सेट ऑफ कंडीशंस जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी हैबिटेट में रहते हुए इजीली टॉलरेट कर सके, वो जो सेट ऑफ कंडीशंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नीश। जैसे कि हम लोग अपने हैबिटेट में रहते हैं तो हम लोग सर्दी, गर्मी, बरसात सारी चीज़ें झेल जाते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आए हम लोग उसको भी झेल जाते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कुछ और प्रॉब्लम आती है या कुछ वेरिएशन आता है मौसम में, हम लोग उसको भी झेल जाएंगे। तो हमारा क्या है, एक सेट ऑफ कंडीशंस है कि भाई हम लोग 10 डिग्री सी टेम्परेचर से लेकर के हम लोग 50 डिग्री सी टेम्परेचर तक झेल सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा स्पीड ऑफ विंड हम लोग झेल सकते हैं या इतनी डायरेक्ट सनलाइट हम लोग झेल सकते हैं, इतना एयर प्रेशर झेल सकते हैं। तो हमारा भी कुछ सर्टन लिमिट है, तो वो जो लिमिट ऑफ कंडीशंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, नीश हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसका भी डेफिनेशन। It is a specific part of habitat. It is a specific part of habitat utilized by an organism, utilized by an organism which represents a range of conditions, which represents a range of conditions it can tolerate, range of conditions it can tolerate, comma, diversity of resources, diversity of resources it utilizes, and the functional role it plays in the ecosystem. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। ठीक है, जो तुम लोग बोल रहे थे अपराजिता और राघवेंद्र की कंटेंट मैच नहीं कर रहा है, कंटेंट इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एबायोटिक फैक्टर वाला टॉपिक जो दिया है बुक में, उसके पहले जितना पोर्शन प्रेजेंट था उसके अंदर ये सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने पढ़ाई वो इंक्लूड होती हैं, जो कि आप लोगों के बुक में डिटेल में नहीं दी गई थी। अब हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स पे आते हैं, तो एबायोटिक फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारे मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे चेंजेस या अडेप्टेशंस आते हैं, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे आते हैं हम लोग। एनवायरनमेंट
के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, फोर्सेस ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है, ये जो है इनका इफेक्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट पे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि एनवायरनमेंट को ये इफेक्ट कर सकते हैं इसीलिए हम लोग इनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं इनको हम लोग फिर अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि डिपेंडिंग कि उनका एग्जिस्टेंस किस जगह पर है। जैसे कि एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर में आपका रेन आ जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है ये एटमॉस्फेरिक फैक्टर में आती हैं। फिर आता है टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, जो वेरिएशंस आते हैं उसको हम लोग टोपोग्राफिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं हम लोग देखें तो एकदम सपाट मैदान है, ठीक है, कहीं पर हम लोग देखेंगे तो छोटे मोटे पहाड़ियाँ, ठीक है, या टीले टाइप के हैं, ठीक है, कहीं हम लोग देखेंगे तो अच्छे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। तो उस जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग कहते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर। जैसे एग्जांपल वाइज हम लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग भिलाई से डोंगरगढ़ की तरफ मूव करें, ठीक है, तो भिलाई से राजनांदगांव तक बिल्कुल सपाट मैदान हमको दिखाई देता है, ठीक है, और राजनांदगांव से जैसे ही हम लोग डोंगरगढ़ की तरफ आगे बढ़ते तो अचानक से छोटे मोटे हमको पत्थर, टीले वीले, मतलब कहीं नीचे ज़मीन है तो कहीं ऊपर ऊंची ज़मीन है, इस टाइप का दिखता है। फिर इवेंचुअली जब हम लोग डोंगरगढ़ पहुँचते तो हमको एकदम से पहाड़ दिखने लगते हैं, ठीक है। या फिर अगर और एग्जांपल हम लोग लें, अगर कभी कोई अमरकंटक की तरफ घूमने के लिए गया होगा, ठीक है, तो बिलासपुर से क्या कहना चाहिए, पेंड्रा एक जगह है, पेंड्रा का नाम अगर सुने होंगे तो, बिलासपुर से पेंड्रा तक अगर जाते हो तो वहाँ पे बिल्कुल सपाट मैदान दिखता है, लेकिन पेंड्रा से अचानक से एकदम टोपोग्राफी चेंज हो जाती है और छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं और अमरकंटक पहुँचते पहुँचते तक जो है पहाड़ बहुत ऊँचे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी के साथ साथ क्या होता है कि वेजिटेशन में भी चेंज आता है, ठीक है। तो इस फैक्टर को हम लोग अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस आते हैं उसको अपन टोपोग्राफिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडाफिक फैक्टर। एडाफिक मतलब रिलेटेड टू द सॉइल, ठीक है। सॉइल में मतलब सॉइल के टाइप्स में जैसे जैसे चेंज आते जाता है वैसे वैसे वेजिटेशन में भी चेंज आता है, ठीक है। सपाट मैदानी इलाके में कोई भी आराम से पेड़ पौधा उग जाता है, लेकिन अगर हम लोग पथरीली ज़मीन पर जाएं जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, ऐसे जगह पे जाएं तो वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर में भी वेरिएशन रहता है, वहाँ पे टोपोग्राफी में भी वेरिएशन होता है, तो वहाँ की सॉइल भी डिफरेंट होती है, तो वहाँ पे अलग तरीके की वेजिटेशन जो है वो ग्रो होती है। कुल मिला के आपके एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स और एडाफिक फैक्टर्स, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये कुल मिलाकर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहलाती हैं और इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उनको अफेक्ट कर सके, ठीक है। तो अब एबायोटिक, हाँ, नहीं, वहाँ पे ना बेटा क्या होता है कि जैसे जो पथरीली ज़मीन होती है या जहाँ पे पहाड़ वहाड़ वाला एरिया होता है ना, वहाँ के पेड़ों का जो एनाटॉमी है या उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वही मतलब ऐसी ज़मीन पर उगने के लिए चेंज हो जाती है। जैसे जनरली अगर हम लोग देखें पहाड़ी एरिया पे जो है हम लोग कोनीफेरस फॉरेस्ट कल पढ़े थे, है ना, कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है ज़्यादातर होता है, तो कोनीफर्स जो मतलब टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है ना, उसके जो रूट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। अब टैप रूट सिस्टम क्या इनेबल करेगा कि भाई रूट जो है वो डीप इन द ग्राउंड जाए, जितना डीप जा सके, और उनके जो टैप रूट्स होते हैं, अब पेड़ भी अच्छे ऊंचे ऊंचे होते हैं, मतलब 200 फीट 250 फीट इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ठीक है। तो भाई इतना ऊंचा पेड़ है तो उसका जड़ सोचो कितना मोटा होगा, तो टैप रूट अगर इसका उतना मोटा है, अब टैप रूट से जो है लैटरल रूट्स भी निकलते हैं, तो लैटरल रूट्स जो है आजू बाजू की तरफ जाते हैं और अगल बगल में जो भी बड़े बड़े रॉक्स या ये सब होते हैं ना, उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं सो दैट उनको ज़्यादा ग्रिप मिल सके। तो इसीलिए प्लांट्स जो है वो अपने आप को अडेप्ट करते जाते हैं, या कोई दूसरा भी एनिमल है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, वो भी क्या है अपने आप को अडेप्ट करते जाता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसको अपन देखेंगे, अभी आगे टॉपिक है, ठीक है। तो
मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला मेजर एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो हर चीज़ को अफेक्ट करता है कि किस टाइप का वेजिटेशन होगा, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सरवाइव कर सकेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं बाकी कैसे रहेंगे, इन सब चीज़ को टेम्परेचर बहुत ईजिली अफेक्ट करता है। ठीक है, अब टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करें तो टेम्परेचर के बेसिस पे मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, उस बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये मैं स्पेसिफिकली एनिमल्स के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल, बुक में दिया है। ठीक है, हाइपोथर्मल इसमें नहीं दिया। ठीक है, चलो स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनको आदत होती है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहने की। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आदत है, जो अडेप्टेड हैं एक ही कांस्टेंट टाइप के टेम्परेचर में रहने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग लें, कई टाइप के ट्रीज़ होते हैं, पाम ट्रीज़, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गार्डन में डेकोरेटिव पाम के ट्रीज़ होते हैं ना, अरीका पाम होता है, ये पाम वो पाम, अलग अलग तरीके के, वो जो है इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कुछ फिशेज़ होते हैं, सांप होते हैं। ठीक है, ये जो है कांस्टेंट टेम्परेचर में रहने के आदी होते हैं, तो इनको स्टीनोथर्मल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है यूरीथर्मल। ठीक है, यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने पर भी उसको झेल जाते हैं, मतलब अपने आप को अलग अलग टेम्परेचर के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका छिपकली। छिपकली तो कहीं भी किसी भी जगह पे चली जाती, छिपकली आती है। फिर टोड आता है, टोड यानी कि मेंढक का बड़ा भाई, बस देखने में थोड़ा ज़्यादा बदसूरत होता है टोड। देखा है कभी टोड को? ब्राउन कलर का रहता है, ब्राउन या काई कलर का रहता है, उसके ऊपर बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और ये बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है, तो वो भी फ्रॉग की फैमिली को ही बिलोंग करता है, बट देखने में थोड़ा ज़्यादा बदसूरत रहता है। वो गानों में और कहानियों में जो सुंदर हरे वाले मेंढक दिखाते हैं, मैंने आज तक नहीं देखे हैं। ठीक है, मैंने हमेशा ब्राउन, ब्लैक, अजीब अजीब टाइप के देखे, लेकिन मैंने सुंदर वाले मेंढक, रेड वाला, स्किन कलर वाला देखी हूँ मैं, ब्लैक देखी हूँ, और वो काई कलर का जो रहता है ना, काई कलर का भी देखी हूँ। हालांकि ये सारे के सारे जो है यूरीथर्मल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बोलते हैं ना, उबलते पानी में भी अगर मेंढक को डाल दो तो वो उसमें भी सर्वाइव कर जाएगा, बिकॉज वो अपने आप को वैसे अडेप्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, अब टेम्परेचर में जो ग्लोबल वेरिएशन आता है, ये जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि लैटिट्यूड या एल्टीट्यूड जो है, लैटिट्यूड अगर 1 डिग्री बढ़ा, ठीक है, 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है अगर ये इंक्रीज हुआ, इट विल बी इक्वल टू 90 मीटर इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड ऊपर हम लोग गए तो इसका मीनिंग है कि हम लोगों ने 90 मीटर्स की हाइट और हम लोगों ने इंक्रीज कर ली, 90 मीटर और ऊपर चले गए। तो जैसे ही 1 डिग्री लैटिट्यूड या 90 मीटर एल्टीट्यूड अपन ऊपर चढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री सी टेम्परेचर जो है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है। ठीक है, अब 90 मीटर मतलब कितना हो गया, 300 फीट ना, 90 मीटर हो जाएगा 300 फीट। तो 300 फीट ऊपर चढ़े तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिग्री ऑफ चेंज इन लैटिट्यूड है, ठीक है, डिग्री ऑफ चेंज इन लैटिट्यूड या डिग्री ऑफ चेंज इन एल्टीट्यूड है, इसको हम लोग कहते हैं लैप्स रेट। इसको कहा जाता है लैप्स रेट। लैप्स रेट इज 1 डिग्री चेंज इन द लैटिट्यूड और 90 मीटर increase in the altitude which will result in 1 degree C drop in the temperature। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लैप्स रेट।
समझ आया। अब ये जो लैप्स रेट है ये क्या करता है, ये एनवायरनमेंट को ठंडा या गर्म करने में हेल्प करता है। मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ बढ़ते जाओगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाओगे तो गर्मी कम होती जाएगी और ठंड बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है। अब जितने भी हमारे अर्थ के सरफेस पे ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं सिर्फ एनिमल्स के बारे में नहीं कह रही हूँ, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग जोन्स में या अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर वेरिएशन झेल सकता है उस हिसाब से। ठीक है, ये लिख लिए क्या लैप्स रेट। ठीक है, तो 4 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। मेगाथर्म्स बुक में दिया है ये, मेगाथर्म्स, फिर मीजोथर्म्स, फिर माइक्रोथर्म्स, ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो लोग कितना टेम्परेचर रेंज को झेल सकते हैं। ठीक है, मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स और हेकिस्टोथर्म्स। ठीक है, चारों का अलग अलग टेम्परेचर झेलने का कैपेसिटी है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर झेल जाते हैं थ्रू आउट ईयर। पूरे साल भर हाई टेम्परेचर झेल जाते हैं मेगाथर्म्स। ठीक है, तो ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल एरिया में यानी कि इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है। सेकंड है मीजोथर्म्स, इनको माइल्ड विंटर्स एंड हाई समर्स ठीक है, हल्की ठंडी और बहुत तेज़ गर्मी जो है ये झेल जाते हैं, और इनको ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं माइक्रोथर्म्स, ये टेम्परेट एरियाज में रहते हैं। ठीक है, हाई विंटर्स एंड मॉडरेट समर्स झेल जाते हैं। हाई विंटर्स एंड मॉडरेट समर को झेल जाते हैं। एंड फाइनली हम लोग हेकिस्टोथर्म्स पे आते हैं, इनको चाहिए होता है ब्रीफ समर जिसमें कि टेम्परेचर जो है बिलो 10 डिग्री सी रहे। ठीक है, एंड लॉन्ग स्नोई विंटर इनको चल जाता है। ठीक है, इस तरीके से टेम्परेचर में वेरिएशन आने पर ऑर्गेनिजम्स जो है अपने आप को मतलब जिस एरिया को या जिस रेंज को वो लोग टॉलरेट कर सकते हैं उसी एरिया में ज़्यादातर रिसाइड करते हैं। हो गया, लिख लिए। हो गया। ठीक है, अब ये तो चलो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गया डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर दे कैन टॉलरेट। ठीक है, अब टेम्परेचर का ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं दे आर ड्रिवन बाय सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी यानी कि टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी में सर्टन एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो सर्टन टेम्परेचर्स पर ही चल सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे हम लोग जो है हम लोग सब ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का रेंज हम लोग झेल सकते हैं। तो हमारी बॉडी जो है उस तरीके से अडेप्ट हो गई है कि हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो है वो एक टेम्परेचर रेंज पे चलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप सोचो अचानक से इंडिया से रहते रहते आप अचानक से स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, नौकरी पाने के चक्कर में किसी भी चक्कर में अचानक से आपको इंग्लैंड शिफ्ट होना पड़े, ठीक है, तो वहाँ जा कर के पूरा एनवायरनमेंट जो है, सारी चीज़ें जो है, जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप वहाँ जाओगे, कुछ समय तक आपको टाइम लगेगा, आपकी बॉडी को टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। ऐसा होता किस लिए है? क्योंकि आपकी बॉडी को अपने अंदर के जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उसको उस एरिया के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। अब वहाँ पे तो हमेशा ठंड रहती है, स्विट्जरलैंड पे गर्मी तो पड़ती नहीं है वहाँ पे, ठीक है। गर्मी, अगर गर्मी के नाम पे जो गर्मी पड़ती है उसमें भी 10 डिग्री सी टेम्परेचर रहता है, कभी 12 डिग्री सी टेम्परेचर रहता है, तो वो भी हमारे लिए ठंडा है, ठीक है। तो हमारे लिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन आ जाएगा, तो हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अपने आप को वहाँ जा कर के एडजस्ट करने में 2-3 महीना लगाएगा। उस बीच में कितने हज़ार बार तबीयत खराब होगी, पेट खराब होगा, कभी चक्कर आएगा, कभी सर्दी बुखार। तो ये हमारी बॉडी का तरीका होगा उस एरिया के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि टेम्परेचर जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। दूसरा कि टेम्परेचर जो है वो हमारे ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। हमेशा ये देखा गया है कि जो मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर्स होते हैं, मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर्स पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो ऑप्टिमम यानी कि हाईएस्ट होती है, ठीक है। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल लेवल पे देखें, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको हम लोग लैब के कंडीशन में कल्चर करने की कोशिश करेंगे पेट्री प्लेट में, तो अगर आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा। लेकिन अगर उसको आप ठंडे टेम्परेचर पे रख दोगे तो वो उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर्स पे ग्रोथ हमेशा अच्छी और ऑप्टिमम रहती है, तो ग्रोथ में फैसिलिटेट करता है टेम्परेचर। उसके अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी टाइप है, उनके बॉडी पे जो एडेप्टेशंस हैं, ठीक है, उसी बेसिस पे जो है ऑर्गेनिजम्स अपना अपना टेम्परेचर जोन जो है सेलेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बॉडी के डेवलपमेंट में, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट में, जैसे कि फ्रॉग के बारे में ही अभी हम लोग बात कर रहे थे, फ्रॉग के जो अंडे होते हैं, ठीक है, उससे टैडपोल निकलता है, टैडपोल से फिर बाद में जाकर के फ्रॉग्स बनते हैं। तो टैडपोल से फ्रॉग बनने का जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो भी सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही होता है, ठीक है। या फिर ये चीज़ अगर मैं बोलूँ कि मछलियाँ किसी भी स्पेसिफिक सीज़न में ही अंडे क्यों देती हैं, क्योंकि स्पेसिफिक सीज़न में क्या है कि टेम्परेचर का रेंज पर्टिकुलर रहता है, तो उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही उनके एग्स अच्छे से फर्टिलाइज करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे। इसीलिए मछलियाँ जो है अलग अलग सीजन्स में, मतलब जो टेम्परेचर का रेंज वो लोग टॉलरेट कर पाते हैं, जिसमें ऑप्टिमम ग्रोथ होगी, ऑप्टिमम डेवलपमेंट होगा, तो उसी टेम्परेचर के टाइम पे, जब वो टेम्परेचर अवेलेबल है, उसी टेम्परेचर वाले टाइम पे वो लोग अंडे देते हैं, सो दैट उनके अंडों में जो भी उनका ऑफस्प्रिंग है उसका अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट में भी फैसिलिटेट करता है टेम्परेचर, ठीक है। हमारे बॉडी के कलर को इफेक्ट करता है, जैसे अफ्रीकन लोग काले क्यों होते हैं, क्योंकि वो अफ्रीका जो है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट सिचुएटेड है, तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बॉडी में ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होता है और वो लोग काले होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, टेम्परेचर जो है उतना ज़्यादा अफ्रीका के कंपैरिजन में नहीं होता, तो हमारे यहाँ कलर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर जो है ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। कई सारे जो स्नेक्स और इस तरीके के रेप्टाइल्स होते हैं वो उनका बिहेवियर जो है टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो हम लोग लास्ट चैप्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े थे, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, कछुए के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि कछुआ या जो टर्टल्स होते हैं उसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है, अरे एग से क्या प्रोड्यूस होता है, अंडे को अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है कछुए के केस में तो उसमें क्या होता है कि फीमेल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं,
ठीक है। और अंडे को अगर कम टेम्परेचर मिलता है तो उसमें से मेल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में भी टेम्परेचर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर हुआ। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर के कंसिडरेशन में अगर हम लोग बात करें, थर्मोपीरियोडिसिटी किसको याद है? याद है किसी को थर्मोपीरियोडिसिटी या फोटोपीरियोडिज्म याद है? हाँ, क्या होता है? एग्जैक्टली फोटो पीरियड जो है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, टेम्परेचर के वेरिएशन के लिए वो लोग अपने आप में चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या फिर उनके बॉडी में चेंज आता है, उनके फ्लावरिंग पैटर्न में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में जब चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। मतलब कोई भी प्लांट जो है उसको फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सेम थर्मोपीरियोडिसिटी भी वैसा ही कुछ है, ठीक है। थर्मोपीरियोडिसिटी का मतलब ये है कि ओवरऑल सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करें, सनफ्लावर जो है वो ठंड के मौसम में ही क्यों फूल प्रोड्यूस करता है, या डहलिया या सेवंती ठंड में ही क्यों फूल प्रोड्यूस करता है? क्योंकि उनको ज़्यादा डार्क पीरियड की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसमें लाइट उनको कम मिले, ठीक है। और अगर हम लोग मैंगो के बारे में बात करें, आम जो है गर्मी में ही क्यों फूल प्रोड्यूस करता है? क्योंकि उसको फूल प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर में वेरिएशन के हिसाब से प्लांट्स जो है फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि हम लोग फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। अब ये जो थर्मोपीरियोडिसिटी है, ठीक है, ये दो तरीके की होती है। एक होता है डायर्नल और दूसरा होता है सीजनल, ठीक है। डायर्नल और सीजनल में क्या डिफरेंस है? डायर्नल में जो भी चेंजेस आते हैं वो डेली बेसिस पे आते हैं, ठीक है। डायर्नल रिदम होती है, मतलब हमको कैसे पता है कि दिन हो गया है तो हमको उठना है, या रात हो गई है तो हमको नींद क्यों आने लगता है? क्योंकि हमारे बॉडी में एक डायर्नल साइकिल चलते रहता है, और इसी डायर्नल साइकिल के वजह से हमको टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं या दिन या रात में जो चेंजेस आते हैं लाइट के बेसिस पे, वो हमको समझ में आते हैं। तो डेली बेसिस पे जो चेंज आते हैं टेम्परेचर के रेस्पॉन्स में, उसको हम लोग कहते हैं डायर्नल थर्मोपीरियोडिसिटी, ठीक है। और सीजनल थर्मोपीरियोडिसिटी तब आती है जब फिर अलग अलग सीजन्स चेंज होते हैं। तो सीजन्स के चेंज होने पे टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है। तो सीजन्स के रेस्पॉन्स में अगर ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सीजनल थर्मोपीरियोडिसिटी। समझ आया? ठीक है। जैसे डायर्नल का एक अगर एग्जांपल दूं, प्लांट्स को कैसे पता कि दिन हो गया है, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ेगी, ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो उनके अंदर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने बॉडी में चेंज लाते हैं सो दैट ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन हो, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हो और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके दिन के टाइम में। और रात के टाइम में हम लोग बोलते हैं ना, प्लांट्स होते हैं उनको छेड़ा नहीं जाता, ठीक है। ऐसा किस लिए होता है कि नाइट के टाइम पे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है प्लांट्स के अंदर वो बहुत कम चल रहे होते हैं, वो एक तरीके से इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। तो इसीलिए हम लोग उनको बोलते हैं कि वो सो रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर हम लोग अपनी ही बात करें, ठीक है, दिन के टाइम में एक्टिवनेस हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी का डायर्नल रिदम है, और रात होते होते धीरे धीरे हमारी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होते जाती, क्योंकि हमारी बॉडी जो है अब उस फेज में जा रही होती है कि भाई अब दिन खत्म हो रहा है तो अब हमको आराम करना है। तो वो हमको कैसे पता चलता है? वो डायर्नल थर्मोपीरियोडिसिटी से पता चलता है। और सीजनल थर्मोपीरियोडिसिटी का हम लोग बात करें तो जो मैं बोली कि ठंड के मौसम में फूलों का प्रोड्यूस होना, या फिर जो पोलार बियर है या नॉर्मल भालू होते हैं वो हाइबरनेशन में जाते हैं ठंड के टाइम पे, ठीक है। जब ठंड का मौसम पीक पे होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी जगह कोना वोना खोजते हैं, वहाँ पे आराम से पड़े सोते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो हाइबरनेशन में जाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? वो सीजनल थर्मोपीरियोडिसिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है।
चलो इसके बाद में हम लोग को वाटर से स्टार्ट करना है। सर आ गए हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।